आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज इकोनॉमिक सिस्टम। देखिए, इकोनॉमिक सिस्टम का अर्थ वैधानिक एवं संस्थागत ढांचे से होता है और जिसके अंतर्गत इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ हैं वो संपादित की जाती हैं। या हम ये कह सकते हैं कि मानव जिस संस्थागत संरचना में प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन और फाइनेंस संबंधी आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करता है, उस संस्थागत संरचना को आर्थिक प्रणाली कहा जाता है। क्लियर? तो इस तरह से हम कह सकते हैं द इकोनॉमिक सिस्टम इज स्ट्रक्चर ऑफ इंस्टीट्यूशन थ्रू विच सोशल कंट्रोल्स एस्टैब्लिश्ड ओवर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ कमोडिटीज प्रोड्यूस बाय दैम। कि आर्थिक प्रणाली संस्थाओं का एक ढांचा है जिसके अंदर उत्पादन साधनों तथा उनके द्वारा उत्पादन की जाने वाली वस्तु के उपभोग पर सामाजिक नियंत्रण किया जाता है। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, आर्थिक प्रणाली की विशेषताएं। देखिए, आर्थिक प्रणाली को हम समझ चुके हैं कि वह प्रणाली जिसका संबंध ऐसे संस्थागत ढांचे से होता है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। तो आर्थिक जो प्रणाली है उसकी क्या क्या विशेषताएं देखिए। फर्स्ट इज मेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोडक्शन। आर्थिक जो प्रणाली है उसका सर्वप्रथम जो उद्देश्य होता है वो प्रोडक्शन का होता है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूर्ति करना होता है, जिसके अंतर्गत वो विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। जैसे विनिमय प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादित वस्तुओं को उपभोक्ता तक पहुंचाता है। उपभोक्ताओं को वस्तु के चुनाव की स्वतंत्रता प्रदान करने के उद्देश्य से सभी प्रकार की आर्थिक प्रणालियों में विनिमय क्रिया की व्यवस्था की जाती है। और थोक व्यापार वे सामान्य छोटी छोटी जो दुकानें हैं अथवा उपभोक्ता के भंडार के माध्यम से उत्पादित वस्तुओं को और सेवाओं को उपभोक्ताओं तक पहुँचाया जाता है। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ पीपल। अब आर्थिक प्रणाली है उसका संबंध किसी क्षेत्र विशेष के व्यक्ति समूह से होता है, तो जीवन निर्वाह के उद्देश्य से किसी एक आर्थिक प्रणाली का चयन करता है। ये बिल्कुल सही है। इसके अंतर्गत ये व्यक्ति समूह अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उत्पत्ति के लिए कार्य में भाग लेते हैं। तो इस प्रकार आर्थिक प्रणाली का निर्माण मानव की आर्थिक क्रियाओं जैसे प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन और राजस्व आदि पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, वाइटल प्रोसेस, अनिवार्य प्रक्रियाएं। आर्थिक प्रणाली की प्रक्रिया, विभिन्न प्रकार की आर्थिक प्रणाली कौन कौन सी हैं? कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी आदि व्यवस्था में भिन्न भिन्न प्रकार से संपन्न की जाती है। क्लियर? फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, ये हमने अभी डिस्कस किया कि 3 प्रकार की आर्थिक प्रणाली हैं। कौन कौन सी? पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली, समाजवादी आर्थिक प्रणाली और मिश्रित आर्थिक प्रणाली। तो जो आर्थिक प्रणाली का स्वरूप है वो किसी भी राष्ट्र की उत्पादन प्रणाली और उसकी संरचना पर निर्भर करता है। ठीक है, इसलिए 3 प्रकार की प्रणाली होती हैं। जो कैपिटलिज्म सिस्टम है वो उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व अधिकार होता है। जो सोशलिज्म इकोनॉमी है उसमें उत्पादन का कार्य सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, इसलिए उत्पादन संबंधी सभी निर्णय कौन करती है? सरकार करती है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होती है उसमें सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र में भी कार्य किया जाता है, लेकिन अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। नाउ, रोल ऑफ मॉनेटरी सिस्टम, मौद्रिक प्रणाली की भूमिका। आर्थिक प्रणाली को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए मौद्रिक प्रणाली की भी अपनी एक भूमिका होती है। इसका कारण यह है कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज, वितरण और राजस्व आदि क्रियाओं में नीति के द्वारा सामंजस्य स्थापित किया जाता है और इन सभी कार्यों के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है, अन्यथा क्या होता है? उत्पादन कार्य पूरी तरह से ठप हो सकता है। रोल ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की भूमिका भी इसमें महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि सरकार एक स्थिर व सुदृढ़ सरकार आर्थिक प्रणाली के माध्यम से अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास कर सकती है। और बात करें तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो है अधिकांश कार्य सरकार द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं और मिश्रित जो अर्थव्यवस्था है उसमें सार्वजनिक क्षेत्र की कुशलता पूर्व संचालन एवं निर्देशन कर सकते हैं। नाउ, फ्लक्चुएशन इकोनॉमिक सिस्टम, आर्थिक क्रियाओं में उतार चढ़ाव, ये भी एक इसकी विशेषता है कि अर्थव्यवस्था में प्राय क्या होता है? कभी कम उत्पादन होता है, कभी अधिक उत्पादन होता है, कभी तेजी होती है, कभी मंदी होती है,
अतः ये व्यापार चक्र का क्रम निरंतर चलता रहता है। इसके कारण क्या होता है, अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहती है। इसलिए आर्थिक प्रणाली के द्वारा आर्थिक विकास में स्वामित्व और स्थायित्व का प्रयास किया जाता है। नाउ नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक सिस्टम। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमिक सिस्टम को प्रभावित करते हैं? फर्स्ट है हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस एंड इंस्टीट्यूशन, ऐतिहासिक परंपराएं संस्थाएं। तो देखिए, किसी भी राष्ट्र की आर्थिक प्रणाली को उसकी भूगोल और ऐतिहासिक परंपराएं प्रभावित करती हैं। एग्जाम्पल के लिए रूप में देख सकते हैं कि भारत के आर्थिक विकास जो हुआ है उसके इतिहास से हम ये पता कर सकते हैं कि अंग्रेजों ने भारत के बंगाल राज्य और उत्तरी भागों में जमींदारी प्रथा प्रारंभ की। उसके द्वारा भारत में कृषि, व्यापार, उद्योग आदि क्षेत्रों में अनेक नीतियां लागू की गई। किंतु जब 1947 में भारत स्वतंत्र हो गया था, उस आर्थिक व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है रोल ऑफ लीडर्स। नेताओं की भूमिका भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है इसमें, कि यदि देश में ऐसे नेता हैं जो बुद्धिमान है, धैर्यवान है और निस्वार्थी हैं, तो क्या होगा, आर्थिक प्रणाली को जो पुरानी चली आ रही है उनको समाप्त कर सकते हैं। और यदि ऐसा हो जो अपना कर्मठ नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में वो कैसी भी आर्थिक प्रणाली उसको ध्वस्त कर सकता है। बात करें तो जैसे जवाहरलाल नेहरू ने भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी की नींव डाली, तो नेताओं पर बहुत ये निर्भर करता है। नेक्स्ट, इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। देखिए, मूल्यांकन में मानव अपने अनुभव और त्रुटियों का मूल्यांकन करके स्वयं अपने कार्यों के नवीन रूप प्रदान कर सकता है, क्योंकि इसमें मूल्यांकन की जो क्षमता होती है मापने की, वो बहुत अधिक होती है। इसलिए वे अपनी त्रुटियों में सुधार करके अर्थव्यवस्था में एक नवीन मार्ग अग्रसर कर सकता है। क्लियर? नाउ फिलोसफी ऑफ द सोसाइटी एंड इट्स मॉरल कंसेप्ट। समाज का दर्शन है उनकी नैतिक व्यवस्था। ये भी आर्थिक प्रणाली को प्रभावित करते हैं कि यदि लोगों को अपने आप में विश्वास होता है तो लोग क्या करते हैं, श्रम को अधिक महत्व देते हैं और स्वतंत्र पूर्व कार्य करने वाले व्यक्ति राष्ट्र के पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली का जन्म होता है। और इस प्रकार की विचारधारा के फलस्वरूप पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली विकसित हो जाती है। इसके विपरीत जिन देशों के लोग भगवान पर भरोसा करते हैं, माया और कर्म पर विश्वास करते हैं, तो ऐसे देशों की आर्थिक प्रणाली, बात करें तो भारत की, ऐसी देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप आ जाता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। अब आप बात करते हैं इकोनॉमिक सिस्टम के फंक्शन की। तो देखिए, फंक्शन बात करें या प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम भी कह सकते हैं इसको, कि आर्थिक समस्या का आशय समाज की भौतिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में उत्पादन साधनों के उपयोग करने से होता है। तो साधनों को इस प्रकार से मित्रत्व उपयोग किया जाता है कि हर प्रकार की व्यवस्था के कुछ आधारभूत कार्य करने पड़ते हैं, चाहे वो पूंजीवादी हो, समाजवादी हो, मिश्रित अर्थव्यवस्था हो। इन कार्यों को करने का तरीका हर प्रणाली में अलग अलग होता है और इन्हीं आधारभूत कार्यों को हम कह सकते हैं इकोनॉमिक सिस्टम की समस्या है। तो देख लेते हैं, देखिए क्या क्या है। व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस, किन वस्तुओं की का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। देखिए, अर्थव्यवस्था, सभी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, उत्पादन इकाइयों उत्पादन कार्य में लगी होती हैं और ये जरूरी है, ये देखा जाता है कि देश में किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, ताकि जो समाज है उसकी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाए। अतः उत्पादन इकाई को इस प्रकार निर्धारित करना पड़ता है कि उपभोक्ता की कौन कौन सी आवश्यकताएं महत्वपूर्ण है और कौन कौन सी आवश्यकताएं महत्वपूर्ण नहीं है। और इन सब प्रश्नों का संबंधित वैकल्पिक उपयोग से में सीमित साधनों के वितरण से होता है। इसलिए आर्थिक प्रणाली को यह निर्धारित करना पड़ता है कि कितना पूंजीगत माल उत्पादन किया जाए और कितना उपभोक्ता माल। तो हम ये देख सकते हैं कर्व के अकॉर्डिंग, इसमें प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी कर्व अपना काम आता है। देखिए, यह हम मान लेते हैं ये कैपिटल गुड्स हैं और इधर हम मान लेते हैं कंज्यूमर गुड्स। तो देखिए, अर्थव्यवस्था में जो पीपी अपना कर्व है, प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी कर्व, यहाँ पर उत्पादन संभावना वक्र जो बिंदु ए पर आ जाता है, ये मान लेते हैं हम, ये अपना ए पॉइंट है। इसका आशय ये कि अधिक पूंजीगत वस्तुओं, इट मीन्स ओ ई वस्तु का उत्पादन
और कम उपभोग वस्तु का उत्पादन हो रहा है। इसी प्रकार यदि हम बी बिंदु पर आते हैं, यहाँ मान लीजिए अगर बी बिंदु पर आते हैं तो यहाँ अर्थव्यवस्था पूंजीगत वस्तु का कम उत्पादन करती है तथा उपभोक्ता वस्तुओं का अधिक उत्पादन कर रही है। ठीक है, बी बिंदु पर आते हैं तो यह ज्ञात होता है कि अर्थव्यवस्था, सी बिंदु की बात करें, बी बिंदु पर अपना दोनों इक्वल है, सी बिंदु की बात करें तो अर्थव्यवस्था अधिक तो कंज्यूमर गुड्स की और कैपिटल गुड्स की कम उत्पादन कर रही है। या इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किन वस्तुओं को कितनी कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, इसलिए अर्थव्यवस्था को विकल्पों में से एक विकल्प का चुनाव करना पड़ता है। और जहाँ तक हम बात करें सिस्टम्स की, तो जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है इसमें कीमत प्रणाली में सहयोग से उत्पादन की मात्रा की समस्या को हल कर दिया जाता है। उपभोक्ता अपनी पसंद की वस्तुओं के लिए ऊंचे मूल्य देने को तैयार होता है, तो ऐसी स्थिति में वस्तुओं का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। क्लियर। और इसके विपरीत उपभोक्ता जिन वस्तुओं के लिए कम उत्पादन देने के लिए तैयार होता है उन वस्तुओं का उत्पादन कम कर दिया जाता है। फिर दूसरी जो अपनी है इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, इसकी बात करें तो यहाँ वस्तुओं की कीमत की मात्रा का निर्धारण अधिकतम सामाजिक लाभ की दृष्टि से सरकार के निर्देशों के द्वारा होता है। इसलिए इस व्यवस्था में प्राय केंद्रीय नियोजन अधिकारी द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि किन वस्तुओं का कितनी कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। और जो अपनी मिक्स इकोनॉमी है, यहाँ पर सरकारी और निजी क्षेत्र की दोनों की जो रोल है वो महत्वपूर्ण होता है। ऐसी कंडीशन में उत्पादन संबंधी समस्या का जो निवारण है वो सरकारी आदेशों के द्वारा किया जाता है, नियंत्रित मूल्य प्रणाली द्वारा किया जाता है। इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र में सरकारी आदेश महत्वपूर्ण होता है, जबकि निजी क्षेत्र में उत्पादन एवं वितरण का कार्य कीमत प्रणाली द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है। नाउ नेक्स्ट है हाउ टू प्रोड्यूस। देखिए, किसी अर्थव्यवस्था में दूसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है कि वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए, मीन्स किस टेक्निक से किया जाए। और इस समस्या के समाधान हेतु उत्पादन के जो विभिन्न साधन है उनको अनुकूलतम संयोग की प्रगति को प्रयास करना पड़ता है, ऑप्टिमम कंजम्पशन की तरफ। तो देखिए, इसको हम कर्व की सहायता से समझ लेते हैं। मान लीजिए कर्व है ये हमारा, यहाँ वही कंज्यूमर गुड्स है और इधर हमारी आ जाती है कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो ये पीपी हमारा कर्व है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देख लेते हैं इसको, ये अपने ये अपने कॉम्बिनेशन है, ये ई पॉइंट एक अपना यहाँ मान लेते हैं। तो देखिए, इसमें हम ये देख सकते हैं कि पी क्यू वक्र जो अपना है कर्व है, क्लियर, इसमें एक सी पॉइंट दिखाई दे रहा है कि उत्पत्ति के साधन का कुशलता पूर्वक उपयोग नहीं किया जा रहा है, यहाँ हम देख सकते हैं। और इस कारण उत्पादन की अधिक कुशल विधियों का उपयोग करके किसी भी एक प्रकार की वस्तु का अधिक उत्पादन किया जा सकता है, जैसे कि बिंदु ए पर तथा बी पर दर्शाया हुआ है। दोनों प्रकार की वस्तुओं का अधिक उत्पादन किया जा सकता है, जैसा कि बिंदु डी पर किया गया है। क्लियर। तो ऐसी कंडीशन में हम ये भी देख सकते हैं कि सी उत्पादन वक्र पीपी के भीतर समस्त बिंदुओं व वस्तुओं को प्राप्त किए जाने वाले जो अटेनेबल जो कॉम्बिनेशन उसको दर्शाते हैं, जबकि उत्पादन वक्र के बाहर सभी जो बिंदु हैं, जैसे ई जो अपना पॉइंट है, वो वस्तु के अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन को दर्शाते हैं। क्लियर। तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, कैपिटलिज्म जो अपनी इकोनॉमी है, इसमें यह देखा जाएगा कि उत्पादक का मुख्य उद्देश्य तो अधिकतम लाभ कमाना होता है, इसलिए वे महंगे उत्पादन के साधनों के स्थान पर सस्ते उत्पादन के साधनों को प्रतिस्थापित करते हैं। और यह प्रतिस्थापन प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सभी साधनों की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है या उनकी जो साधन की कीमत का अनुपात बराबर नहीं हो जाता। और अब हम बात करेंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी में। इस जो इकोनॉमी है इसमें कीमत प्रणाली का महत्व कुछ भी नहीं है, क्योंकि समाज जो उत्पादन है
वो समाज के अधिकतम कल्याण से प्रेरित होता है और सभी साधनों में संगठन योजनाबद्ध तरीके से ही किया जा सकता है। और मिक्स्ड इकोनॉमी में सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, इसलिए सरकार कीमत प्रणाली का उपयोग इस सीमा तक करती है जहां तक कि सार्वजनिक हित में होता है। तो सरकार उत्पादन नीति जैसी समस्या का समाधान प्रभावी हस्तक्षेप एवं नियंत्रण द्वारा कर लेती है। नाउ नेक्स्ट है हाउ टू प्रोड्यूस्ड। उत्पादन जो वस्तु है उनका साधनों का कुशल एवं न्यायोचित वितरण भी होना चाहिए। और ये कैसे हो, इस समस्या का समाधान आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक जो तत्व हैं उनके कॉम्बिनेशन पर निर्भर करता है। या ये कहा जा सकता है कि आय का वितरण समान होने पर उत्पादित वस्तुओं के उपभोग में समानता होती है। क्लियर। और यदि आय का वितरण समान नहीं होगा तो धनी वर्ग वस्तु का उपयोग करते हैं जबकि निर्धन वर्ग इन वस्तुओं का कम उपयोग करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी इसकी बात करें तो समाजवादी जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसमें उत्पत्ति के साधनों का वितरण कीमत प्रणाली द्वारा होता है। साधन के हिस्से का निर्धारण उसकी आय पर निर्भर करता है, इसलिए जिस साधन की आय अधिक होती है उस साधन को उत्पादन में उतना ही अधिक हिस्सा मिलता है। फिर हम बात करते हैं सेकंड जो इकोनॉमी है, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वितरण का कार्य पूर्ण नियोजित ढंग से सामाजिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर सरकार के द्वारा किया जाता है। और मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें, इस इकोनॉमी में उत्पादन का वितरण बहुत कुछ किस पे निर्भर करता है, कीमत प्रणाली के द्वारा होता है। इसलिए कीमत प्रणाली के दोषों को दूर करने हेतु सरकार अनेक तरह के उपाय करती है, जैसे उचित वेतन प्रणाली, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सहायता, अनुदान, संपत्ति एवं आय का अधिकतम सीमा तक निर्धारण। तो इस प्रकार सरकार क्या करती है, आय व धन की असमानता को कम करने के लिए आर्थिक शोषण को रोकने का प्रयास करती है। नाउ नेक्स्ट, हाउ टू मेक फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्रत्येक आर्थिक प्रणाली जो होती है उसका यह कार्य होता है कि देश में जो उपलब्ध साधन है उनका पूर्ण उपयोग कर सके और सभी साधनों को पूर्ण रोजगार उपलब्ध कराए। और साधनों के पूर्ण रोजगार का आशय हम इससे कह सकते हैं उस स्तर पर जिसमें समाज प्रयोग करने को तत्पर हो सके। तो सभी राष्ट्र उत्पादन के साधनों का पूर्ण उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ साधन अप्रयुक्त रह जाते हैं और ऐसी स्थिति में क्या होता है, उनको एक अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है उसका सामना करना पड़ता है। इस चीज़ को हम ये देख सकते हैं कि समाज में साधनों के पूर्ण रोजगार की प्रवृत्ति हो तो समाज में पूंजीगत और उपभोक्ता वस्तुओं की पूर्ति बढ़ाई जा सकती है। ये भी हम किससे देख सकते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से ही देख सकते हैं। तो देखिए ये हम दो कर्व बना लेते हैं, ठीक है। एक अपना पॉइंट ये हो जाता है सी, यहाँ डी पॉइंट है अपना, इधर ये ए पॉइंट, देन बी पॉइंट एंड देन सी पॉइंट। ये अपने कैपिटल गुड्स हैं और यहाँ कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। और ये कौन सी पोजीशन में, ये आ गई पूर्ण रोजगार की स्थिति, फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन में क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। तो देखिए जो डायग्राम है उसमें आर एस एक उत्पादन वक्र है, क्लियर। ये रहा अपना आर एस एक उत्पादन वक्र है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी वक्र है, जिस पर साधनों को पूर्ण रोजगार उपलब्ध नहीं है। देखिए यहाँ पूर्ण रोजगार उपलब्ध नहीं है। और दूसरी ओर जो पीपी वक्र है, दिस इज और पीपी कर्व, इसमें पूर्ण रोजगार की अवस्था में संभावित उत्पादन प्रदर्शित करता है। तो आरएस के प्रत्येक बिंदु पर उत्पादन का संभावित स्तर पूर्ण रोजगार की अवस्था में प्रोडक्शन जो पॉसिबिलिटी है केवल पीपी के सभी बिंदुओं में कम है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि पूर्ण रोजगार की स्थिति में उत्पादन विभिन्न प्रकार की आर्थिक प्रणालियों में उक्त कार्यों को इस प्रकार संभावित किया जा सकता है। तो जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी बात करें तो इस अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की व्यवस्था को कीमत प्रणाली के आधार पर
पर आधार किया जाता है। इसलिए रोजगार में वृद्धि के लिए व्यवसायों द्वारा विनियोग में वृद्धि की जाती है। क्लियर। और उद्योग अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करता है और ऐसी कंडीशन में राज्य मौद्रिक व राजकोषीय नीति का सहारा लेते हैं, जिसके कारण क्या हो सकता है, लाभों में वृद्धि के साथ साथ रोजगार में वृद्धि होती है। फिर दूसरा है सोशलिस्टिक इकोनॉमी। इस इकोनॉमी में रोजगार बढ़ाने का दायित्व किसका होता है, सरकार का, क्योंकि पूरी तरह सरकार के निर्णय प्रभावित होते हैं। इससे सरकार नियोजन के माध्यम से साधनों का पूर्ण उपयोग करने का प्रयास करती है, जिसके कारण रोजगार में वृद्धि होती है। और जो थर्ड है अपनी इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। इस इकोनॉमी के अंतर्गत पूर्ण रोजगार प्रदान करना हम ये मानते हैं मुख्य उद्देश्य होता है। अतः जो कीमत प्रणाली होती है उसमें पर्याप्त छूट दी जाती है और साथ ही साथ सरकार भी रोजगार बढ़ाने का प्रयास करती है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है, ये अपना हो गया है। नाउ नेक्स्ट, टू एडजस्ट शॉर्ट टर्म कंजम्पशन विथ प्रोडक्शन। अल्पकालीन उपभोग को उत्पादन के अनुसार समायोजित करना। देखिए कभी कभी क्या होता है, अल्पकाल में वस्तु की मांग तो अधिक होती है किंतु पूर्ति कम होती है। क्या होती है, डिमांड तो अधिक होती है और सप्लाई कम होती है। ऐसी कंडीशन में आर्थिक जो प्रणाली है उसका यह कार्य होता है कि वे मांग और पूर्ति में क्या करे, संतुलन ले आए। अल्पकाल में तो इसके लिए क्या होता है, उस वस्तुओं की मांग के अनुसार या तो उत्पादन को, प्रोडक्शन को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं अथवा वृद्धि कर देते हैं। लेकिन यह समस्या उस समय घातक हो जाती है जब अल्पकाल में उत्पादन के साधनों की मांग बढ़ने लगती है और अल्पकाल में साधनों की पूर्ति बढ़ाना कठिन हो जाता है। इसलिए यह प्रयास किया जाता है कि मांग और पूर्ति में संतुलन बना रहे। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी इकोनॉमी है, फर्स्ट जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसमें स्वतः ही स्थापित हो जाता है संतुलन, क्योंकि कीमत प्रणाली स्वतः ही समाप्त कर देती है। क्लियर। क्योंकि किसी वस्तु की मांग अधिक होने पर मूल्य में वृद्धि होती है, परिणाम स्वरूप मांग घटकर, क्योंकि जैसे ही मांग में अधिक होगी, किसी वस्तु की मांग अधिक होगी तो मूल्यों में देखो डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी। तो ऐसी कंडीशन में सप्लाई घट जाएगी, तो ये अपना आप ही समायोजित हो जाती है। दूसरा सोशलिस्टिक इकोनॉमी जो अपनी है, जिसे हम कहेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मांग और पूर्ति में संतुलन के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, राशनिंग की व्यवस्था करती है। क्लियर। और जो थर्ड है मिक्स्ड इकोनॉमी। इस अर्थव्यवस्था में कीमत प्रणाली के साथ साथ वितरण की दोहरी पद्धतियों का सहारा लिया जाता है। जैसे कुछ जो वस्तु हैं उनको न्यूनतम अधिकतम मूल्य का निर्धारण और कुछ अनिवार्य वस्तुएं उनका वितरण कैसे किया जाता है, राशनिंग व्यवस्था के द्वारा कर दिया जाता है। नाउ नेक्स्ट, इज इकोनॉमी ग्रोइंग। क्या अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है। तो इस समस्या के अंतर्गत जो आर्थिक अनुरक्षण अर्थव्यवस्था के विकास एवं लोच को शामिल किया जाता है। आर्थिक अनुरक्षण क्या होता है ये समझ लीजिए। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन प्रक्रिया में मशीनों, भवनों, यंत्रों आदि का जो डेप्रिसिएशन होता है उसकी चालू क्षमता से व्यवस्था की जाती है, ताकि देश में उत्पादन क्षमता कम से कम पूर्व स्तर पर तो रह सके। और अर्थव्यवस्था के विकास का आशय यह है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में वृद्धि किया जा सके, उत्पादन की विधियों में सुधार करना, उत्पादन की जो नई टेक्निक्स है उनका प्रयोग करना तथा जो अर्थव्यवस्था के साधन हैं उनमें वृद्धि करना। तो इस समस्या के जो की समाधान के लिए वर्तमान में प्रत्येक अवस्था से यह आशा की जाती है कि वे देश में वर्तमान उत्पादन क्षमता को भविष्य में गिरने नहीं देंगी, ताकि इसका अनुरक्षण और विकास किया जा सके। क्लियर। तो देखिए इसको भी हम समझ सकते हैं प्रोटेक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की सहायता से ही। हम ये मान लेते हैं एक प्रोटेक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अपना एम बिंदु पे है, एक कैन पे है और एक अपना
यहाँ इसका ओ पॉइंट है। क्लियर? दिस इज पी, P1, P2, P1 एंड P2। क्लियर? ये अपनी है कैपिटल गुड्स और यहाँ अपनी आ गई कंज्यूमर गुड्स। क्लियर? तो देखिए जो अपना जो डायग्राम है इसमें P2 भविष्य में विकास और विस्तार के फलस्वरूप उच्च उत्पादन जो प्रोडक्शन प्रोसिडिटी कर्व है ये दर्शाता है। कौन सा? P2, जिसके फलस्वरूप ये होता है कि जो अपना जो प्रोडक्शन प्रोसिडिटी कर्व है वो हाईएस्ट पोजीशन पहुंचता है। और P1 जो लाइन है उसके संदर्भ में P1 रेखा में N बिंदु वर्तमान में अपर्याप्त संयोगों को बताते हैं, क्योंकि PMP परिधि से बाहर है। परंतु जब अर्थव्यवस्था विकसित होकर यहाँ से क्या होगी, जब विकसित हो जाएगी अर्थव्यवस्था, विकसित होकर P2 पर रेखा पर जाती है तो पहले अपर्याप्त जो संयोग थे वो अब पर्याप्त संयोग बन जाएंगे। इनमें जो कॉम्बिनेशन जो पहले हम प्राप्त नहीं कर सकते अब उनको प्राप्त कर सकते। तो जैसे जैसे P2 प्रोडक्शन प्रोसिडिटी लाइन ओ मूल बिंदु से ऊपर की ओर दूर होगी, वैसे वैसे अधिक उत्पादन और विकास का द्योतक होती है। क्लियर? तो अब ये कैसे करते हैं हर इकोनॉमी में? तो फर्स्ट जो अपनी इकोनॉमी है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इसमें विकास का कार्य मुख्यतः वही कीमत प्रणाली करती है। तो मूल्यह्रास लागत के रूप में मूल्य में सम्मिलित होता है। अतः मूल्य वृद्धि उपभोग स्तर को कम कर देती है और डेप्रिसिएशन के प्रावधान के कारण उत्पादन क्षमता में कमी नहीं आती। और इसके साथ साथ शिक्षा, रुचि एवं प्राकृतिक सहयोग से अर्थव्यवस्था का विकास में सहयोग करते हैं। सेकंड जो इकोनॉमी है अपनी सोशलिस्ट इकोनॉमी, इसमें आर्थिक अनुसरण एवं विकास का कार्य कीमत प्रणाली से नहीं होता बल्कि सामाजिक लाभ के लिए सरकार के द्वारा निर्धारित नीतियों से संभव होता है। इसलिए सरकार ही पूर्व निर्धारित योजनाओं के द्वारा अर्थव्यवस्था का विकास करती है। और थर्ड जो अपनी मिक्स्ड इकोनॉमी, इसमें जो विकास का कार्य, जो अनुरक्षण का कार्य वो कीमत प्रणाली के साथ साथ सरकार के नियंत्रण के द्वारा होता है। और सार्वजनिक क्षेत्र के संचालन हेतु अनेक विकास की योजनाएं सरकार क्रियान्वित करती है और कभी कभी तो सरकार संयुक्त क्षेत्र में भी कार्य करती है। तो इस तरह से निजी क्षेत्र की कीमतों की जो कीमत प्रणाली है उसमें सीमित छूट दी जाती है। इसके साथ ही साथ देश और उपभोक्ता के हित में मूल्यों को नियंत्रित भी किया जाता है। और जो लास्ट अपना जो फंक्शन है और जो प्रॉब्लम है दैट इज भविष्य के लिए प्रावधान, प्रोविजन फॉर फ्यूचर। देखिए मनुष्य का स्वभाव है कि न केवल वो वर्तमान के लिए बल्कि भविष्य के लिए भी कुछ प्रावधान करता है। तो मानव भावी कल्याण के लिए भी अपना कुछ प्रावधान चाहता है। अतः आर्थिक प्रणाली को बहुत सी ऐसी बातें निश्चित करनी पड़ती हैं, जैसे साधनों का कितना उपभोग किया जाए, इन साधनों का वर्तमान में कितना उपयोग किया जाए और भविष्य के लिए कितना भाग बचा के रखा जाए। तो उत्पादन के साधनों का कितना भाग उपभोक्ता वस्तुओं के लिए उत्पादन में लगाया जाए, साधनों का कितना भाग पूंजीगत वस्तु के उत्पादन में लगाया जाए और साधनों का कितना भाग भविष्य के लिए बचाया जाए, ये निश्चित करना पड़ता है। अतः जो सभी समस्या का समाधान क्या उत्पादन किया जाए समस्या के अंतर्गत भी आ जाता है। तो इस प्रकार प्रत्येक अर्थव्यवस्था को कुछ उपयुक्त कार्य करने पड़ते हैं और ये सभी कार्य एक दूसरे से संबंधित है। ये कार्य सैद्धांतिक दृष्टि से तो बहुत सरल लगते हैं, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से इनके संपादन में बहुत कठिनाई आती है। इसलिए एक आर्थिक प्रणाली की जो सफलता है उसका मूल्यांकन करते समय इन कार्यों की आर्थिक कुशलता के साथ साथ इसमें सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक